ओके, सो यार आई गेस आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है, प्रैक्टिस शीट डिस्कशन हो चुका है, काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। फिर भी मैं बार बार बताता हूँ, फिजिक्स में आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे आप उतने बेटर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको आएगा। सो इट्स बेटर कि आप डीसी पांडे बुक्स, एंगेज बुक भी सॉल्व कर लें, आपको और ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएगा। एक बार प्रीवियस लेक्चर की थोड़ी बातें कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया हुआ है, उसमें क्या डाउट है, कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा हुआ है, डाउट्स है, एक बार देख लेते हैं। पहले मैंने बात की यार बीट्स की। मुझे लगता है यार बहुत ही क्लियर पिक्चर मैंने आपको बीट्स का बता दिया है कि बीट्स एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, बीट्स में मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी हमें देखने को मिलती है। दैट इंटेंसिटी इज बिकॉज ऑफ एम्पलीट्यूड चेंज, और उनके लिए हम दो वर्ड्स यूज करते हैं, वैक्सिंग एंड वैनिंग। और फिर मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बताया कि किस तरीके से स्टैंडिंग वेव देखने को मिलेगा जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के वेव्स सुपर इम्पोज होंगे, सुपरपोजिशन होगा उनका। अब यहाँ पर समझे कि यहाँ पर जो ग्राफ आता है वो दोनों किसके फंक्शन आ जाते हैं, टाइम के। दोनों किसके फंक्शन आते हैं, टाइम के। तो फिर पता चलता है कि जो हायर फ्रीक्वेंसी वाला होता है वो हमारा एक्चुअल वेव होती है, और जो लोअर फ्रीक्वेंसी वाला होता है वो हमारा होता है एम्पलीट्यूड वेरिएशन। ठीक, दोनों को मैंने कितनी अच्छे तरीके से बताया कि यार यही दो चीजें बीट्स में याद रखने वाली हैं। क्या यार, ये वेव फ्रीक्वेंसी जो कि हमें पता है एवरेज ऑफ बोथ फ्रीक्वेंसीज होता है, और फिर बात की हमने एम्पलीट्यूड वेरिएशन। सो एम्पलीट्यूड इस फ्रीक्वेंसी से वेरी करता है। बट मैंने बात किया कि एक वेव में अगर मैं देखूं, एक फुल वेव देखूं, तो एक फुल वेव में दो बार मैक्सिमम आता है और दो बार मिनिमम आता है। तो अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम, और बेसिकली बात करें फ्रीक्वेंसी ऑफ टू वैक्सिंग, कि ये जो दो वैक्सिंग है वो किस फ्रीक्वेंसी से आएंगे टू वर्ड नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ वैक्सिंग लिखना चाहिए जस्ट। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ वैक्सिंग, कितना फास्ट जो है वो मैक्सिमा आ रहे होंगे। तो मुझे पता है कि एक फ्रीक्वेंसी में दो बार मैक्सिमा आ रहे हैं, तो अगर वेव की फ्रीक्वेंसी 10 है तो मैक्सिमास की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वे बताओ भाई। अगर वेव की फ्रीक्वेंसी 10 है और उसमें दो बार मैक्सिमा आ रहे हैं एक वेव में, तो मैक्सिमा टोटल कितना फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, 20 20 है, 20 है उनका। और वो मैक्सिमा का जो फ्रिक्वेंसी होता है, या फिर मैं बोलूं मिनिमा का फ्रिक्वेंसी होता है, या फिर मैं बोलूं दो मैक्सिमम के बीच के टाइम से जो फ्रिक्वेंसी आता है, उसको बोलते हैं क्या, बीट फ्रिक्वेंसी। ठीक, सो बीट फ्रिक्वेंसी किसे बोलते हैं, द फ्रिक्वेंसी ऑफ टू कंसेक्यूटिव वैक्सिंग और वैनिंग। मतलब कितना फ्रिक्वेंस ये मैक्सिमा हमें मिल रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, बीट्स। सो इसका मतलब बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ये। और मैंने बताया कि अगर कभी भी टाइम रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो तुरंत गेस करेंगे टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वैक्सिंग कितना लगेगा। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन बीट फ्रीक्वेंसी। सो मैंने बताया कि अगर कभी ऐसा पूछे कि एक मैक्स के बाद नेक्स्ट मैक्स कब आएगा, तो ये एक मैक्स है, नेक्स्ट मैक्स है, लेकिन उससे पहले एक मिनिमम भी तो आ जाएगा ना। तो इसे हम इस तरीके से डील कर सकते हैं कि मैक्स और मिनिमम के बीच में λ/2 यानी t/4 का टाइम होता है ना। सो दो मैक्स के बीच में t/2 होता है, मतलब 2 टाइम्स होता है। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ इस टाइम में दो टाइम इंक्लूडेड है, क्या, एक तो मैक्सिमा से मिनिमा और एक फिर मिनिमा से मैक्सिमा। सो बेसिकली इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि एक मैक्सिमा और एक मिनिमा इंक्लूडेड होता है। और फिर मैंने यहाँ पर ग्राफ्स में आपको सारी चीजें काउंट कराई थी, समझाई थी कि कैसे दो वेव अगर सुपर इम्पोज होंगी तो उनका वेव फंक्शन फाइनली कैसे दिखेगा। फिर मैंने ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में बताया था और ट्यूनिंग फॉर्क की कुछ अच्छे बातें बताई थी। आयुष यार एक बार एक्सप्लेन कर दो ट्यूनिंग फॉर्क की दो इंपॉर्टेंट बातें, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज की जा सकती है, स्लाइड चेंज। सर अगर हमें ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कम करनी है तो हमें उसे कोई कोटिंग या फिर ऐसा वैक्स का या ऑयल का कोटिंग लगाएंगे। एग्जैक्टली, बेसिकली उसके मतलब प्रॉम्प्ट का हमें वे फिल्ड तो बता करेंगे देना FI LED। ओके, और वेरी गुड, अगर हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो फाइल या मतलब ऐसा मटेरियल कम करेंगे। कम करेंगे, वेरी गुड। तो कट करेंगे या फिर चैम्फरिंग करेंगे या फिर रब कर देंगे रफ सरफेस से, तो वो थोड़े थोड़े ऊपर के सरफेस हट जाएंगे, थोड़ा फ्रिक्वेंसी चेंज आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर एक कॉमन सेंस वाली बात की थी यार, इसे फिर से समझो। यही क्वेश्चन आता है यार बीट्स में, यही क्वेश्चन बार बार आता है
समझा देते हैं एक बार फिर से कि यार अगर दो ट्यूनिंग फॉर्क है और कितना दे रहा है 4 बीट्स दे रहे हैं, किसके साथ? 250 हर्ट्ज के साथ। तो पहले तुरंत ऐसे लिख लो कि यार एक ही फ्रीक्वेंसी है 250 हर्ट्ज, ठीक है, 250 हर्ट्ज। अब हमें पता है कि 4 बीट्स मिल रहे हैं, बीट्स का मतलब होता है चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो आपको गेस करना है कि अगर 4 बीट्स मिल रहे हैं तो अगला वाला क्या हो सकता है। तो डेफिनेटली इधर वो 54 है या फिर 46 है। अब इसी चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट फर्दर किया जाता है। तो क्वेश्चन ये दिया गया, देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी व्हेन 7 बीट्स व्हेन लोडेड विद वैक्स। मतलब हमने बी को क्या कर दिया, वैक्स लगा दिया। तो यार वैक्स लगाने से इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम या ज्यादा? कम कम कम, होगी। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम। तो यार जरा सोचो, इसका गैप मुझे चेक करना है 250 से। अगर आपने 246 को कम कर दिया तो मतलब मान लो 245 कर दिया, 243 कर 4 कर दिया, 243 कर दिया, तो देखो क्या फर्क पड़ रहा है, बीट्स क्या हो रहे हैं इनके, इंक्रीज हो रहा इंक्रीज। इंक्रीज हो रहे हैं। पहले 4 थे, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए। मतलब डेफिनेटली 243 वाला करेक्ट है। अब 254 को अगर कम करोगे तो लेट से क्या किया, 253 किया, 252 किया, तो बीट्स क्या होने लग गए, कम होने लग गए, 4 3 2। समझा है, डिफरेंस? कम होने लगा। हाँ, तो बस यही चीज माइंड में रखनी है कि अगर बी पे वैक्स लगा दिया और उसका फ्रिक्वेंसी कम हो गया, कम हो गया, तो 250 तो फिक्स है ना। तो कम अगर हो गया तो दो सिचुएशंस आएंगी, और इन दोनों से मैंने अपना रिजल्ट कंक्लूड किया था। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा था, आपको ये लिखना नहीं होता है, आपको ये माइंड में इंटरप्रेट करके चलना होता है। क्या, समझ लेते हैं फिर से। देखिए कि यार अगर बी का फ्रिक्वेंसी कम हो रहा है, 254 से कम होने लगा, कम होने लगा तो 250 के क्लोज आ जाएगा ना, तो बीट्स डेफिनेटली क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। बताओ यार ये लाइन समझी या नहीं, हाँ सर। कि अगर 254 पे आपने वैक्स लगाया तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, डिक्रीज। और अगर 254 से डिक्रीज होगा तो 253 आएगा ना, 252 आएगा ना। सो अब जरा 250 के साथ डिफरेंस चेक करो, कम होने लग गया ना डिफरेंस। तो सो बीट्स क्या होंगे, डिक्रीज। बट हमारे क्वेश्चन में बीट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। तो 246 को चेक करो, अगर 246 पे वैक्स लगा दिया और वो कम होने लग गया तो 255 आएगा, 254 आएगा। क्लियर? तो देखो 250 से तो डिफरेंस बढ़ रहा है ना, मतलब बीट्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन में बीट्स बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारी करेक्ट वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, 246। चले इस एग्जांपल को अप्रोच करते हैं, फिर से समझेंगे इसे। 300 वाली फ्रीक्वेंसी थी और 5 बीट्स दे रही थी, तो डेफिनेटली हमारा आंसर हो गया 305 या 295। अब इस बार 305 वाले को नहीं किया है फाइलिंग, किसका किया है, 300 का। तो हमें ये श्योर हो गया कि 300 की फ्रीक्वेंसी अब कम हो गई है। कम हो गई है तो मतलब कितनी हो गई, लेट से 299 हो गई, 298 हो गई, 297 हो गई, लाइकवाइज कम हो रही है। तो यार कम हो रही है तो सोचो, अगर आपने 305 पिक किया होता तो डिफरेंस क्या हो रहा है, बढ़ने लग गया ना डिफरेंस। ये दिखा कि नहीं सबको, बताओ यार, ये डिफरेंस बढ़ने लग गया, ठीक। तो इसका मतलब ये होगा, सॉरी माय मिस्टेक, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फाइलिंग कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, मतलब 301 हो जाएगा, 302 हो जाएगा, 303, लाइकवाइज ऐसा होगा। तो यार देखो 305 के साथ तो डिफरेंस कम होने लग गया ना, बीट्स क्या हो गई, कम। अगर 295 है तो देखो डिफरेंस बढ़ रहा है ना, 295 और 303 का, तो बीट्स बढ़ रही हैं। सो क्वेश्चन में देखा है कि बीट्स बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, तो क्वेश्चन में क्या हो रही हैं, बीट्स बढ़ रही हैं। 5 से कितनी हो गई, 8 हो गई, तो इसका मतलब बढ़ रही हैं, तो कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे फिर, 295। तो बस यही टाइप था यार। फिर उसके बाद हमने स्टेशनरी वेव देखा था। मुझे लगता है स्टेशनरी वेव सबको क्लियर है। स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव में कोई डाउट क्या, बहुत सारी प्रॉपर्टीज की बातें की थी। स्टैंडिंग वेव प्रोग्रेसिव वेव नहीं है,
प्रोग्रेसिव वेव आगे चल रही होती है, जबकि स्टैंडिंग वेव में एक सेगमेंट पूरा एक साथ ऊपर जाता है ऐसे ऐसे, फिर वो सेगमेंट पूरा नीचे आता है। याद है एक फिगर में पूरे मोड्स बनाए थे, नहीं बनाए थे क्या? वो फिगर कहाँ गया? हाँ ये फिगर देखो, इसमें सारे मोड्स बनाए थे, पहले ब्लू वाला, फिर रेड और ऊपर तक गया, फिर वापस नीचे आया, फिर येलो, फिर वो ब्लैक। सो सारे मोड्स यहाँ पर बनाए हुए थे। बताओ यहाँ पे किसी को कोई डाउट रिलेटेड टू फेज, कि फेज चेंज कैसे होता है स्टैंडिंग वेव में, स्टैंडिंग वेव में सेगमेंट्स कैसे होते हैं? सेगमेंट को लूप भी बोलते हैं, कुछ बुक्स में इसे क्या बोलता है? लूप। सर टेंशन वो नहीं लेना। लास्ट वाला फेज डिफरेंस वाला पार्ट एक बार फिर से। ठीक है, ओके। एक चीज और यहाँ पर, ऑल पार्टिकल्स परफॉर्म एसएचएम विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड फ्रॉम 0 टू ए मैक्स। एक स्टूडेंट ने पूछा हुआ था, एक बुक में था, स्क्रीनशॉट भेजा, कि लिखा हुआ था कि नोड्स का एम्पलीट्यूड कितना रहता है। तो यार ऑलरेडी बताया ना, नोड्स का एम्पलीट्यूड कितना रहता है? 0। 0। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है यार, अपने नॉलेज को थोड़ा वर्सेटाइल तो रखना पड़ेगा ना। अगर उसमें ऑप्शंस देखें तो उसमें ऐसा फील आ रहा था कि इन स्टैंडिंग वेव विच पार्टिकल डू नॉट मूव। बताओ यार क्या कॉमन सेंस है, कौन सा पार्टिकल मूव नहीं करता अगर मैं पूछूं तो? नोड वाला। नोड वाला। अब डाउट ये था कि सर ये भी तो एसएचएम कर रहा है ना। भाई ये 0 एम्पलीट्यूड से एसएचएम कर रहा है, मतलब मानो कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यार, एक्सेप्ट नोड। सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे होते हैं एक्सेप्ट नोड। वो आपको देखना पड़ेगा ना, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो हमें पता है नोड का नहीं होता। तो अब वो 0 इधर बोल दो कि 0 एम्पलीट्यूड की एसएचएम कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली यही है ना कि एसएचएम नहीं कर रहा है। क्लियर ना? हाँ सर। ठीक है, फेज पे आते हैं, थोड़ा सा फेज की बातें कर लेते हैं। फेज की बातें ये समझाना चाह रहा था, ये था पूरा फाइनल कंक्लूजन फेज का। मतलब क्या? सिंपल, ऐसे लो, ये प्रोग्रेसिव वेव है, फेज कैसे निकालते थे? यहाँ वाला 0, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, ये इस तरीके से हम इसे निकालते थे। हाँ, जस्ट अ मिनट, ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये अपने हो गए क्या, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन। सोचो अगर मैं बोल दूं ये पोजीशन क्या है, a/2, मतलब ये λ/4 तक था ना, ये λ/4, उसको भी हाफ कर दिया, तो आप यहाँ पर एंगल बता सकते हैं ना कि कितना एंगल रहेगा। ठीक है, 30 डिग्री। लाइकवाइज आप फेज कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइडिया सिर्फ ये था कि स्टैंडिंग वेव ऐसे काम नहीं करता है। ठीक है, स्टैंडिंग वेव कैसे काम करता है? वेव की तरह आगे नहीं मूव होता है। स्टैंडिंग वेव होता है कि ये एक रोप है और इसमें 2 सेगमेंट अगर बनने वाले हैं, तो स्टैंडिंग वेव सिंपल सा आइडिया है ये। मतलब क्या है, ये पूरी वेव एक साथ ऊपर जाएगी और ये पूरा सेगमेंट एक साथ नीचे आएगा। इसका मतलब इसका हर एक पार्टिकल साथ में जा रहा है ना, साथ में मीन पोजीशन पर है, साथ में ही हर एक पार्टिकल कहाँ पहुंचा? अपनी मैक्स पर पहुंचा, फिर साथ में वापस मीन पर आया। तो ये पूरा लूप एक साथ ही जा रहा है, तो ये सबका फेज डिफरेंस क्या होगा? 0। लेकिन जब ये ऊपर जा रहा था, एग्जैक्ट ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है? नीचे। अपोजिट। तो यार यहाँ का कोई भी पार्टिकल यहाँ के किसी भी पार्टिकल से कितना फेज चेंज में होगा? पाई। तो इसमें फेज चेंज का क्वेश्चन ही नहीं बनता है, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि किन्हीं 2 पार्टिकल के बीच में फेज चेंज। तो अगर एक लूप के हैं तो नो फेज चेंज, अगर बगल वाले लूप के हैं तो फेज चेंज पाए। आएगा। और अगर फिर से बगल वाले लूप पे है, अगर इनका पूछा हुआ है, इनका और इनका, तो 0। नो फेज चेंज। नो फेज चेंज। समझा या नहीं? हाँ सर।
अब इसके बाद एनर्जी और ये सब बहुत कुछ चीजें रहती हैं यार, तो वो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो सीख जाएंगे यार। अब अच्छा बताओ, चलो स्ट्रिंग की एनर्जी कब मैक्सिमम होगी, कौन सी एनर्जी कब कैसे होगी? मैंने बोला एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही, बट पार्टिकल्स के पास तो रह ही रही है ना। तो बताओ जब सारे पार्टिकल यहाँ पर हैं तब एनर्जी कैसी होगी? काइनेटिक। काइनेटिक। और जब सारे पार्टिकल यहाँ पहुंचेंगे तब कैसी होगी? पोटेंशियल। 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 जबकि प्रोग्रेसिव में क्या होता है? प्रोग्रेसिव में पार्टिकल की एनर्जी की बात ही नहीं करते हैं, वेव एनर्जी की बात करते हैं। और वेव एनर्जी क्या होगी? यहाँ पर ज्यादा मैक्स। डिफॉर्मेशन आता है, मैक्स आता है यहाँ पर पोटेंशियल, और यहाँ पर पोटेंशियल मिनिमम। मिनिमम आता है। ठीक, तो इसमें वेव की बात ही नहीं करते हैं, बट अगर पूछा है तो फिर यही पार्टिकल की एनर्जी को ही क्या बोल देते हैं? वेव। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन पे स्ट्रिंग बिल्कुल डिफॉर्म नहीं है, डिफॉर्मेशन क्या है यहाँ पर? 0। नहीं जबकि है। यहाँ पर क्या है? वो मैक्स डिफॉर्म है। सो डिफॉर्मेशन से ही तो क्या स्टोर होती है? पोटेंशियल। पोटेंशियल। सो यहाँ पर पूरी पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई, मीन पर आकर वापस से काइनेटिक में, फिर नेक्स्ट वापस से पोटेंशियल, फिर काइनेटिक। तो एनर्जी वगैरह भी आप समझ गए, कोई नया लॉजिक नहीं है, फिर से लिखाने की जरूरत है नहीं उतनी। ओके, हाँ सर। ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ तक ओके हैं, बीट्स और ये। अपन नया पार्ट स्टार्ट करते हैं, स्टैंडिंग वेव के मैथमेटिक्स पे चलते हैं कि मैथमेटिकली वो जो सारी चीजें हमने देखी हैं फिगर में, वो मैथमेटिकली एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो मतलब हमें दो वेव्स का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है कि स्टैंडिंग वेव फॉर्म करना है। ओके, तो स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन की बात करें, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन की बात करें तो वो कैसे दिखेगी? तो डेफिनेटली हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि किस टाइप की वेव है और किस टाइप से रिफ्लेक्ट हो रही है। डन। सो मान लेते हैं वेव इस तरीके की है, कैसी? ये। ठीक, और ये एंड कैसा है? फिक्स्ड। किस एंड से रिफ्लेक्ट हो रही है? फिक्स्ड। तो अगर रिफ्लेक्ट होगी तो कैसे होगी? फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट। बताओ क्या चेंजेस आएंगे? और ये ब्लू वाले को मैं मान ले रहा हूँ ये है y1। सो जो रिफ्लेक्ट होगी वो कैसी दिखेगी? अपोजिट। अपोजिट, बिकॉज ये फिक्स्ड एंड है। ठीक, तो ये हो गई हमारी क्या? y2। और मान लेते हैं कि इनिशियली वेव इस तरफ जा रही थी और फिर उसमें स्टैंडिंग वेव बनना स्टार्ट हो गई। इनिशियली वेव आगे जा रही थी, फिर उसमें स्टैंडिंग वेव बनने लग गई। तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड वेव कैसे आएगी? रिटर्न आएगी। तो चले इक्वेशन देख लेते हैं। y1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी? a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर? बट जब हम कभी क्या देखते हैं? मोशन देखते हैं कि ये आगे जा रही है पीछे जा रही है, तो किसे पहले लिखते हैं? एक्स को पहले लिखते हैं। के एक्स को पहले लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर के एक्स को पहले लिख दूंगा। यार मैं फिर से बोल रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता आप ओमेगा टी को पहले रखो, सिर्फ वेव का नेचर बदल जाएगा ना। अगर ओमेगा टी पहले लिखा तो बेसिकली माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो जो वेव ऐसे दिख रही थी वो कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी, रिटर्न वाली ऐसे दिखने लगेगी। समझा ना? यस सर। हाँ, तो बेसिकली इनसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर मैं बात करूं तो इनमें। ठीक है, चले नेक्स्ट बात करें। y2 क्या दिखेगा? तो यार y2 डेफिनेटली इससे साइन में क्या होगा? अपोजिट, क्योंकि अगर ये नीचे है एम्पलीट्यूड तो उसका ऊपर है ना। सो a साइन के एक्स। और क्या चेंजेस होंगे? प्लस ओमेगा टी। ठीक, सो ये मूव हो रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है? हमें सॉल्व ही तो करना है ना इनको। तो हमें इन्हें सॉल्व करना है क्या? वाई नेट निकालना है। हमें क्या निकालना है? वाई नेट विल बी अवर स्टैंडिंग वेव, सो y1 प्लस y2। तो अगर काम की बात देखें तो ये तो तुरंत कॉमन आ जाएगा। सिर्फ क्या दिखेगा वहां पर दिखेगा साइन ओमेगा टी के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस साइन
के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो यार बेसिकली आपको साइन के ही फंक्शन दिखेंगे ना यार। जरा सोचो कि अगर एक साइन वेव है तो वो रिटर्न भी तो क्या आएगी, साइन वेव ही आएगी ना, सिर्फ प्लस माइनस होगा। अगर फ्री एंड होगा, सॉफ्ट एंड होगा, तो फिर साइन वाली कैसे रिटर्न आती, कॉस वाली, ये कॉस नहीं बन जाती रे, क्या बोल रहे हो, उसी नेगेटिव तरफ साइन। आएगी। सेम, कुछ भी साइन नहीं बदलेगा अगर सॉफ्ट एंड है ना। अगर रिजिड है तो पाई का चेंज आता है, सॉफ्ट है तो जीरो। पाई के वजह से नेगेटिव दिखने लगेगा वहां पर, साइन को कॉस थोड़े बना दोगे यार, हाँ सर। ठीक है ना। तो इसका मतलब डेफिनेटली 4 केसेस ही बन सकते हैं जो मैं यहाँ पर फॉर्मूले लिखा देता हूँ। और आपको पता होगा वैसे, मैथ वालों को यूज होते हैं, बट नीट वाले लोग भी ध्यान दे लेंगे। क्या फॉर्मूले हैं वो ऑलरेडी मैं लिखा चुका हूँ एकदम 11th के स्टार्टिंग में। साइन सी प्लस साइन डी, बताओ जल्दी से क्या होगा। 2 sin A plus 2 B. sin C plus D upon 2 cos C minus D upon वेरी गुड यार, मैथ वालों को तुरंत याद होगा, सही है। 2 sin C plus D by 2 इंटू कॉस C माइनस D by 2, डेफिनेटली, ठीक है। ये हो गया। तो अभी साइन इधर प्लस हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, साइन माइनस। ये नहीं रहेगा कि साइन और कॉस होगा, समझा ना। सो साइन सी माइनस साइन डी, तो फिर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या आएगा, 2 cos C plus D upon sin C minus D upon C minus D by 2। वेरी गुड यार, ठीक है। सो बहुत बढ़िया यार, ये मैं लिख दे रहा हूँ, अच्छी बात है कि काफी लोगों को याद है। अगर जिनको याद नहीं है तो वो देख सकते हैं। फिर क्या पॉसिबिलिटी है, मे बी कॉस वेव होगी। कॉस वेव में भी सेम चीज होगा, इधर दोनों कॉस ऐड होंगे, क्या आ जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी। 2 cos C plus D upon 2 cos C minus D upon वेरी Cos C गुड। minus D। अच्छा अब यार समझना, यहाँ पे ट्रिक है, ये पूरा इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्टैंडिंग वेव में डेफिनेटली दो फंक्शन आने वाले हैं, साइन और कॉस। तो अगर दो साइन और कॉस हैं या फिर कॉस और साइन है, तो डेफिनेटली दोनों वेव कैसी हैं, मतलब अरे साइन वेव ही हैं दोनों, Sin. ठीक। अगर ये होगा तो देखो दोनों प्लस है, दोनों प्लस है मतलब किस एंड से आ रही है, फ्री से या फिक्स्ड से, ओए फिक्स्ड से नेगेटिव हो जाएगी यार, किससे आ रही है, free end फ्री एंड से। ये वाली किससे आ रही है, fixed फिक्स्ड एंड से। ये वाली फ्री से, बट वेव किसकी थी, cos Cos कॉस की। समझ आया ना क्राइटेरिया। तो आप बेसिकली ये फंक्शन देख के डायरेक्ट बता सकते हो, कैसे, बहुत ही क्लियर है। कॉस का दूसरा वाला फॉर्मूला ये देखें, ये इंपॉर्टेंट है, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये क्या आएगा, 2 sin C plus D upon 2 sin D minus C। हाँ। तो बेसिकली बाहर एक माइनस आता है, अगर आप वो माइनस नहीं लगाना चाह रहे तो आप सिचुएशन फ्लिप कर सकते हैं, मतलब Minus 2 cos सॉरी 2 sin C प्लस डी बाई 2 इंटू साइन C माइनस डी बाई 2। अगर मैं C माइनस डी बाई 2 पढ़ूंगा तो मैं यहाँ पर क्या लगा लूंगा, एक minus. माइनस। बट कुछ लोग क्या करते हैं, इसे D माइनस सी लिख देते हैं, तो वही बात हो जाएगी। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं। तो अपन कैसे याद कर लेंगे यार, अपन बाहर माइनस लगा लेंगे, है ना, क्योंकि हमारा वो सीक्वेंस ना चेंज हो, C माइनस डी वाला। क्लियर यार, कोई डाउट इसमें। No, sir. तो यार आप फंक्शन देख के तुरंत बता दोगे ना कि वेव कैसी है। मतलब अगर मैंने बताया कि एक स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है 10 साइन के एक्स या 10 साइन 20 पाई एक्स इंटू साइन 100 पाई टी, बताओ ये कैसी इक्वेशन है कि स्टैंडिंग वेव की, और किन दो वेव से मिलके बनी है। Sin. अरे Cos। यार Cos. भाई Cos। कहाँ जा रहे हो, किससे मिलके बनी है ये, Cos. किस एंड से रिटर्न हो रही है ये, Fixed. fixed फिक्स्ड एंड से। यार लिखूं क्या ये पूरी end। बातें, ये समझा, ठीक है चलो लिख दूंगा आगे, मुझे पता है तुम लोग का क्या है, समझा मतलब नहीं समझा कुछ, चलो ठीक है। इसके रिवर्स फॉर्मूले भी होते हैं। रिवर्स फॉर्मूले मतलब
साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो अगर देखें तो ये 2 इधर डिवाइड कर देंगे और इसी को ए और बी टाइप पे रिप्लेस कर सकते हैं ना। ठीक है, तो मतलब ये बोला जाता है कि अगर स्टैंडिंग वेव से नॉर्मल वेव लेके आनी है तो फिर इन फार्मूलों का यूज हो जाता है। ठीक है, बट उतना कुछ अलग नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ 2 फार्मूले लिख देता हूँ आपके लिए। ये लिख देता हूँ एक, क्लियर। तो ये वाला क्या हो जाएगा अगर मैं लिखूं, क्या, साइन ए प्लस कॉस बी। बताएं क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस बी, सॉरी साइन ए इंटू कॉस बी अगर चाहिए, ऐसी टाइप की वेव होगी। तो क्या आएगा इसका फॉर्मेट, ये 2 इधर डिवाइड पे जाएगा, क्या आएगा 1/2 साइन ए प्लस बी कॉस, ना साइन ए प्लस बी देन प्लस Then? साइन ए माइनस, ओके, सो प्लस साइन ए माइनस बी। ये ध्यान देना है कि ये पहली वाली इक्वेशन को लिख रहा हूं तो उसके जो टर्म है वो फर्स्ट इक्वेशन जैसे ही वेरी करेंगे। ओके, फिर अगर मैं बात करूं, क्या उसमें कॉस पहले आ जाता है, कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, तो वो यही फॉर्मेट रहेगा, सिर्फ पहले ये वाला आ जाएगा ये और माइनस आ जाएगा यहाँ पर। मतलब कौन सा कॉपी हो जाएगा, सेकंड वाला, क्लियर। तो कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा, हाफ साइन ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या आएगा साइन ए माइनस साइन बी टाइप वाली चीज बनेगी। यार क्लियर है या नहीं ये चीजें? ये फॉर्मूला यार थोड़ा लर्न रहना पड़ेगा आपको। ओके, अब थर्ड की बात करें, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो दोनों क्या है कॉस। तो अगर यहाँ पर क्या आ जाए कॉस ए इंटू कॉस बी, तो किसका फंक्शन बनेगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये वाला बनेगा ना। ठीक है, सो इसका मतलब क्या आएगा, हाफ कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस प्लस बी। हाँ प्लस होगा। ठीक है, इस तरीके से अपन समझ सकते हैं यहाँ पर कि ये कॉस ए प्लस बी, और अगर दोनों साइन आ जाएंगे तो फिर किसका फंक्शन होगा, कॉस ए माइनस कॉस बी टाइप का। बट यार यहाँ पर एक माइनस था ना, तो ये उल्टा कर देगा, माइनस वाले को पहले ले आएगा और प्लस वाले को बाद में ले आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, क्या साइन ए इंटू साइन बी, इस इक्वेशन को ब्रेक करूं तो क्या ब्रेक होगी, हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ऑल्दो ये वाली इक्वेशंस मैं प्रेफर नहीं करता कि लर्न करना है, जरूरत नहीं होती है, आप देख के ही बता सकते हो ना यार। कोई डाउट है क्या इसमें बहुत ज्यादा कि देख के नहीं बता पाओगे? मैंने बताया ना यार, ये चीज जज करो कि कौन सा फंक्शन है, तुरंत पता चल जाएगा ना कि कौन सी वेव है, समझा। तो ये वाले फॉर्मूले याद रहने चाहिए तभी काम बनेगा। तो आगे बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। क्या हमने पहले देखा, तो हम निकाल रहे थे वाई नेट, और वहां पर क्या आया था, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और फिर क्या आया था माइनस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। चले जल्दी से इसमें लगा देते हैं फॉर्मूला किसका, साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा बताएं, 2 पहले क्या आएगा, कॉस, माइनस हो गया तो कॉस आएगा, कॉस ए सी माइनस डी। तो जब आप, हाँ सॉरी, तो यहाँ पर जब आप ऐड करोगे तो देखो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा टी, ओमेगा टी, और क्या आएगा 2kx। तो इसका मतलब क्या होगा, चलो लिख लेते हैं पूरा, ये लिख लेते हैं kx माइनस ओमेगा टी माइनस kx प्लस ओमेगा टी, ये आएगा ना, एंड डिवाइड बाई 2, सॉरी प्लस करना है, kx प्लस ओमेगा टी। तो ये आ गया, इनटू साइन का भी रहेगा। ठीक, साइन का जब इसमें और ये वैल्यू क्या करेंगे, सब ट्रैक करेंगे,
तो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर, -2 -2 आ जाएगा, -2 ओमेगा टी बाई 2। क्लियर? यार यहाँ तक क्लियर है या नहीं बताएं? यस। हाँ, तो माइनस कॉमन ले लिया और वाई नेट आ गया। कितना आ गया, -2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो ये एक स्टैंडिंग वेव हो गई, जो कि यहां से देख के पता चल रहा है कि कॉस और साइन वाली वेव है। क्लियर? तो यहां से हम बता सकते हैं कि वो किन दो वेव से मिलके बनी हुई है, या फिर आप रिवर्स फॉर्मूला यूज करके वापस से ये दोनों वेव फाइंड कर सकते हो। यही टाइप का क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। अब ये हमारा जो पूरा है ये बन जाता है क्या, एम्पलीट्यूड। तो ये बन जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ एनी पार्टिकल एट एक्स। ठीक, और ये अपना बन जाता है क्या, वेव फंक्शन। ठीक, ये बन जाता है अपना वेव फंक्शन, मतलब जो टाइम के साथ में वेव वेरी कर रहा है। सो स्टैंडिंग वेव में इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट पोजीशन पर एम्पलीट्यूड क्या होगा। बताएं यार, यहां तक कोई डाउट किसी को कि स्टैंडिंग वेव में सिर्फ क्या ध्यान देना है कि एक के एक्स का फंक्शन होगा और एक ओमेगा टी का फंक्शन होगा। दोनों साइन हो सकते हैं, दोनों कॉस हो सकते हैं, एक साइन हो सकता है और एक कॉस, या फिर स्विच कर सकते हैं, ये हो सकता है कॉस के एक्स और ये साइन ओमेगा टी। समझ आया कि नहीं? ये चार इक्वेशंस किसको रिप्रेजेंट करेंगी, स्टैंडिंग वेव। क्लियर ना? ओके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट्स की। तो यार कॉस की वैल्यू की बात करें, अगर ये कॉस वाली वेव आ रही है ना, यहाँ से कौन सी वेव आ रही है, मतलब कॉस के एक्स। अब बताओ इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम कब होंगी, के एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, या फिर पाई हो जाए, या फिर 2 पाई हो जाए। तो इसकी वैल्यू क्या आने लगेगी, जब कॉस के एक्स 0 होगा तब एम्पलीट्यूड कितना आएगा, -2 है। क्लियर? चलो इसे π/2 कर देते हैं। जब π/2 रखोगे तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0। जब पाई रखोगे तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, वापस से -1, मतलब +2 है। तो समझ आया कि इनिशियली एम्पलीट्यूड कैसा दिखेगा आपको, +2a। मतलब जब आप 0 पोजीशन वाले पार्टिकल को देखोगे तो दिखेगा +2a, सॉरी -2a डाउन। ठीक, फिर आगे चलते जाओगे तो फिर 0, फिर आगे वाले के लिए +2a। इस तरीके की स्टैंडिंग वेव मिलेगी आपको। समझ आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिन वाला पार्टिकल है वो क्या फील करेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फील करेगा। उसके बाद π/2 मतलब कितना होता है डिस्टेंस, λ/4। तो λ/4 पर वापस से ये नोड आ जाएगा। फिर और पाए मतलब λ/2, तो वापस से ये आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि हम जिस टाइम पर देख रहे हैं ये स्टैंडिंग वेव कुछ इस तरीके से बन रही है, इस तरीके से बन रही है कि ये वाला सेगमेंट पहले कहाँ जा रहा है, नीचे, ये, और उसका नेक्स्ट वाला सेगमेंट कहाँ जा रहा है, ऊपर। ओके, यहां से हम देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा क्या, नोड, सॉरी माय मिस्टेक, कॉस का फंक्शन आया है,
वेव यहां से बनेगी। ये 0 पर क्या मिला हमारा, नोड, सॉरी एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, लाइकवाइज ये वेव चलेगी, फिर ये ऑसिलेट होके इस तरीके से आएगी। ओके, तो फंक्शन वाइज आपको वैल्यू रख के चेक कर लेना है कि किस तरीके से स्टैंडिंग वेव में वैल्यूज मिलेंगी। अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग में, याद है मैंने ये नहीं बताया था आपको, ये नहीं बोला कि ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता कितना है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है, 2a होता है। आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं। समझ आया? तो यहां पर मैं लिखूंगा क्या, मैक्स एम्पलीट्यूड, मैक्स एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 2a। ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो एम्पलीट्यूड है वो आगे वाला पूरा 2a वैल्यू रहती है, और कॉस का फंक्शन है या साइन का फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा कि डिफरेंट पार्टिकल का क्या रहेगा। ओके, यहाँ तो कोई डाउट? No, sir. हाँ, स्टैंडिंग वेव इक्वेशन और उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हम मैंने बताया था कि इक्वेशन में देख के हम बता सकते हैं। ठीक है, चले तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर मैंने आपको एक स्टैंडिंग वेव दे दी, एग्जांपल, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन a node and next antinode and length of a segment, length of a segment. Clear? Let's say इक्वेशन दी हुई है आपको 0.2 या 0.4 sin 10x 10 pi x into cos 100 pi x pi t, ये इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, चले तो इसमें हमें सेगमेंट और ये सारी चीजें फाइंड करना है। तो यार एक तो तरीका है कि आप इक्वेशन में रख रख के चेक करो, नोड क्या बोलते हैं किसे, एम्पलीट्यूड, जीरो एम्पलीट्यूड वाले को नोड, और एंटी नोड बोलते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो या तो आप इस इक्वेशन में रख रख के पूरा निकालो, बट हमें क्या एग्जाम में ऐसे करने की जरूरत है क्या, नहीं, हमें डायरेक्टली आंसर क्या है, डायरेक्टली लर्न है ना हमें। यस एक्चुअल चीजें क्या है, एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व ऐसे करते हैं, फॉर नोड क्या सॉल्व करते हैं, फॉर नोड y क्या होना चाहिए, जी 0। क्लियर? सो फॉर नोड एट एनी टाइम t y शुड बी 0। तो हमें पता है कि ये तो t मतलब ये फिक्स हो गया, तो इसे क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, नोड की पोजीशन निकालनी पड़ेगी। फॉर एंटी नोड क्या होगा, y is equal to 3 यस, सेम टाइम t पर y को क्या होना पड़ेगा, मैक्स होना पड़ेगा। ठीक, तो मैक्स मतलब ये वैल्यू का क्या होना पड़ेगा, 1। तो एग्जाम में इतना करने की जरूरत ही नहीं है ना। क्या आंसर होगा बताओ, एक नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस। यार एग्जाम में इसे 0 के इक्वल करके, इसे 1 के इक्वल करके सॉल्व करना है क्या, नहीं, सीधे एक नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस बताओ, लैम्डा Lambda by 2. बस ऐसे तुरंत बना लो एक वेव। और सीधे बात करो, ये क्या है, एंटी नोड, और ये क्या है, नोड नोड। क्या आंसर है, लैम्डा बाई 4। 4। और कंपेयर अगर करूं तो याद है ना, यहाँ पर रेगुलर के एक्स ही होता है। कोई डाउट क्या,
हाँ सर। No, sir. ठीक है, तो कंपेयरिंग, ये कितना आ गया, ये कितना आ गया 10 pi. 10 pi. 10 पाई, और इसे अगर हम लिखे कितना 2 पाई बाय लेमडा इज इक्वल टू 10 पाई, सो देन लेमडा कितना आ गया 0.2. ये डिवाइड होगा, सो 0.2 मीटर। क्लियर? सो अकॉर्डिंगली आप आंसर कर सकते हैं। समझ आया? तो मैं ये सिखाता हूँ कि यार आपको बस ये इक्वेशन देख के काम बन जाएगा, ज्यादा ऐसा सोचने की जरूरत नहीं होती है। ओके, यार क्लियर है ना? ओके, अब मैं ये निकाल नहीं रहा हूँ कि आंसर क्या होगा। नोड और नेक्स्ट एंटी नोड क्या होगा, लैम्डा बाई 4, और लेंथ ऑफ द सेगमेंट क्या होगी, Lambda by लैम्डा बाय 2। Lambda by 2. लैम्डा बाई 2। तो ये हो गई लेंथ ऑफ अ सेगमेंट, ये भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हो गई लैम्डा बाई 2। लैम्डा पता है तो बाकी आप कर लोगे। ठीक, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये अपना है सेगमेंट लेंथ, और ये नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस। ओके, तो इस तरीके से इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे। अच्छा, एक चीज और, मैं शीट ग्रुप पे पोस्ट करूंगा, बट वो शीट में बहुत सारे क्वेश्चन है स्टैंडिंग वेव के। ठीक है, 150 क्वेश्चन है स्टैंडिंग वेव के। अब आप समझो एक टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, तो जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो मार्क करके कल मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। ओके, तो कल 3 to 4:30 पे अपन क्या कर लेंगे, शीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ये जिन लोग को टाइम मिल जाता है वो पूरे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं फास्ट, अच्छा ग्रैस्प पाएगा। नहीं है तो 3 to 4:30 पे हम क्वेश्चन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ठीक है, कल कंप्लीट हो जाएगा ये स्टैंडिंग वेव वाला टॉपिक। चले आगे करते हैं। हमारे उसमें 3 एग्जांपल्स हैं स्टैंडिंग वेव के, समझ लेते हैं। स्टैंडिंग वेव में स्ट्रिंग और साउंड, हम दो ही चीजें पढ़ते हैं क्या, स्ट्रिंग में कैसे दिखेगी और साउंड में कैसे फील करेंगे हम किसे, स्टैंडिंग वेव को। तो स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ लेते हैं पहले। क्या, स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग। अब देखिए स्ट्रिंग दो तरीके की है, यार एक एंड पे तो पकड़ के ही रखोगे, दूसरे एंड पे क्या हो सकती है, फ्री हो सकती है। सोचो यहाँ पर कोई ऑसिलेटर क्या कर रहा है, ऑसिलेट करा रहा है इसे। ओके यार, क्लियर ना? Yes, sir. हाँ, अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने ऑसिलेट करके इसे छोड़ दिया, तो अब ये खुद से ही रिटर्न आने लगेगी ना, समझा या नहीं? Yes. नंबर 2, सपोज एक रिजिड रॉड है, ठीक है, एक रॉड, स्ट्रिंग की जगह इतनी ज्यादा टेंशन है, ये एक रॉड है, तो क्या पकड़ने की जरूरत है क्या, नहीं, यहाँ पे ऐसे टिप कर दो तो ये ऑसिलेट करने लगेगी। क्लियर? आप देखोगे ये कैसे ऑसिलेट करेगी, ऐसे ऊपर नीचे, इनडायरेक्टली ये भी एक स्टैंडिंग वेव ही बन जाती है। ठीक, सो हम देख लेते हैं कि स्टैंडिंग वेव किस तरीके से बनती है। सो हमें चाहिए स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग। इसमें दो केसेस होते हैं। नंबर 1, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। क्या, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ठीक, मतलब जनरेट हो रहे हैं ऑटोमेटिक। तो देखें ऐसा कुछ है कि ये स्ट्रिंग है और दोनों एंड पे फिक्स्ड है। सो यार डेफिनेटली फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड एंड पे हमेशा क्या बनता है, नोड एंटी नोड। यार फिक्स्ड एंड की डेफिनेशन ही क्या है, no. नोड। एट फिक्स्ड एंड डिस्प्लेसमेंट होना ही नहीं चाहिए, नोड बनेंगे। तो यार अगर आपको ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर एक नोड बनेगा और यहाँ,
तो आपको मिनिमम स्टैंडिंग वेव कितनी बनानी पड़ेगी? एक तो बनानी ही पड़ेगी ना। तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम एक स्टैंडिंग वेव बने ही बने। समझ आया? Yes. सो ये सिनेरियो हो गया क्या, एकदम सबसे फर्स्ट स्टैंडिंग वेव। तो ये जो सबसे फर्स्ट स्टैंडिंग वेव होता है, स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं मोड्स। तो ये सबसे फर्स्ट है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वेरी फर्स्ट पॉसिबल मोड। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, फंडामेंटल मोड। क्या? फंडामेंटल मोड। ठीक। तो अब हमें करना क्या है, हमें चेक करना है कि इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, कब ये फंडामेंटल मोड में ऑसिलेट करेगी, इसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह क्या रहेगी। अगर ये किस में ऑसिलेट हो रही है, फंडामेंटल मोड में। ओके, यहां तक क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ, मुझे पता है कि इसको मैं क्या बोलूंगा, इसकी लेंथ। अब बताओ ये पूरी लेंथ किस में एडजस्ट हो गई है, कितनी वेवलेंथ बन गई यहाँ पर, λ/2। तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या वेव बनी, बट डेफिनेटली जो वेव बनी उसका लेंथ क्या होगा, मतलब उसका लेमडा कितना होगा, 2L जितना होगा या नहीं। ये समझ आया या नहीं? ड्यूरिंग इट्स फंडामेंटल मोड जैसी भी वेव क्रिएट हुई यहाँ पर, λ/2 ही तो होगा ना उसका एक सेगमेंट। Yes, sir. तो वो 2L वेवलेंथ की वेव है। तो अब मुझे क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए इस वेव की। तो हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, F lambda. एफ लैम्डा। v हमें निकालना आता ही है, स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है, तो f क्या आ जाएगा, v बाई Divide lambda. लैम्डा। ठीक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, v हमें पता है √t/, म्यू। और ये आएगा क्या, 1/λ को क्या लिख सकते हैं, 2L. 2L। तो यार ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना पड़ता है। क्या फॉर्मूला याद रख लेना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग। क्या? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग। क्योंकि ये स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव बनने वाली है, और उस स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी उसकी क्या बन जाती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो ये लर्न करना है, मैं अच्छे से लिखूंगा क्या, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और उसे क्या लिखते हैं, F0 लिखते हैं। F0 मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी टाइप, और वो कितनी हो जाएगी, 1/2L, और इनटू स्पीड, स्पीड क्या हो जाएगी, √T/μ। ये लिखने की जरूरत है T/μ क्या है, ये समझ गए सब? यार क्लियर है या नहीं, बताएं। Yes, sir. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी याद रहेगा। Yes. ओके, सर वो एल को लैम्डा/, ये इसलिए लिखा कि इतनी लेंथ थी आपके पास स्ट्रिंग, अब आपने इतना लूज पकड़ा है कि उसमें सिर्फ एक ही वेव बन पाई। तो मुझे पता है ना कि ये जो सेगमेंट बनता है इसकी लेंथ कितनी होती है, λ/2 ही होती है ना। समझा? यस अब आपने इस स्ट्रिंग को टाइट पकड़ा, तो मे भी 2 वेव बन जाएंगी, तब एल क्या लिखोगे, लैम्डा। समझ आया या नहीं? अच्छा, बिकॉज ये जो स्ट्रिंग है ये म्यूजिक प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। तो अगर आपने इस स्ट्रिंग को बहुत अच्छे से ध्यान दिया, मतलब समझना, इस स्ट्रिंग को कहीं एयर के पास में रखा, यहां पर क्या रख दी, क्लोज एयर। क्या रख दी, क्लोज एयर। तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग जब वाइब्रेट होगी तो यहाँ के एयर को भी तो वाइब्रेट कराएगी ना, और एयर जब वाइब्रेट होगी तो वो क्या क्रिएट करने लगेगी, साउंड। तो जैसे फ्लूट जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें हम डायरेक्टली एयर ब्लो करते हैं, जबकि गिटार में क्या हो रहा है, String. ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करके
साउंड जनरेट करती है। समझ आया? Yes. तो इसलिए ये जो फंडामेंटल होती है ना, ये एक म्यूजिकल टर्म से रिलेटेड है, और उस म्यूजिकल टर्म को हम यहाँ पर यूज करते हैं। क्या वर्ड बोलते हैं? ये हमने यहाँ पर लिख दिया, फंडामेंटल हो गया, ठीक है। इस म्यूजिकल टर्म को बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। क्या? हार्मोनिक। क्या वर्ड यूज करते हैं? हार्मोनिक। ओके, तो एफ नॉट को ही क्या मानने लगते हैं हम? म्यूजिकल टर्म में क्या नेम दे देते हैं उसे? First harmony. फर्स्ट हार्मोनिक, मतलब F1। कोई डाउट क्या? तो एफ नॉट या F1 सेम चीजें हैं। एफ नॉट बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, F1 बोलते हैं हार्मोनिक के टर्म्स में। क्लियर? Yes. ओके, तो इसका मतलब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉसिबल मोड क्या होगा? ये तो क्या है, वेरी फर्स्ट पॉसिबल मोड है ना। तो चले नेक्स्ट पॉसिबल मोड देखें। नेक्स्ट पॉसिबल मोड, तो नेक्स्ट पॉसिबल मोड कैसा दिखेगा? तो ये बहुत ही बेटर आइडिया है। हमें ऑलरेडी पता है कि एंड पे तो नोड ही बनना है, और अगर नोड बनना है तो नेक्स्ट नोड कहां पर जाकर मिलेगा? पूरा फुल वेव बनने पे। तो इसका मतलब कंफर्म हुआ कि अगर आपको एक और नोड चाहिए तो वेव में कितने सेगमेंट बन जाने वाले हैं? So, दो, क्योंकि इसके अलावा कोई केस पॉसिबल ही नहीं है। ओके, डन। तो नेक्स्ट पॉसिबल मोड क्या हो जाएगा? ये वाला, मतलब कितने सेगमेंट होंगे? 2 लूप्स और सेगमेंट। समझा? तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी पूरी? lambda, लैम्डा ना, 2 सेगमेंट बन गए ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा देन? एल इज इक्वल टू कितना है? lambda. लैम्डा। तो अभी तो डायरेक्टली काम बन गया ना। V इज इक्वल टू क्या हुआ? 1 by एफ L. लैम्डा, और लैम्डा की जगह रख दिए क्या? एल। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया? V बाई L. एल। और V हमें ऑलरेडी पता था, तो एफ क्या आ गया? एफ आ गया कितना? 1/L इंटू रूट टी बाई म्यू। कोई डाउट क्या इसमें? बट ये तो है नेक्स्ट पॉसिबल कंडीशन है ना, इसमें 2 लूप बन रहे हैं। तो म्यूजिकल टर्म इसके लिए क्या यूज करते हैं? सेकेंड Second. हार्मोनिक। तो म्यूजिकल टर्म इसके लिए क्या यूज करते हैं? सेकेंड हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक। इसका मतलब ये होगा कि ये वाला एफ को अब हम क्या लिखेंगे? F2 लिखेंगे। यानी F2 की वैल्यू कितनी है? 1/L रूट टी बाई Hmm. म्यू। अच्छा, जब ये हार्मोनिक टर्म आता है तो एक और टर्म ऐड किया जाता है। क्या? म्यूजिकल रिलेटेड है, ज्यादा इसमें फिजिक्स में उतना कुछ काम नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ओवरटोन। ओवरटोन क्या होती है? ओवरटोन, इट इज अ पॉसिबल oscillation frequency of the oscillation frequency after the fundamental mode, after the fundamental mode। ठीक, जबकि हार्मोनिक टर्म का मतलब क्या होता है? हार्मोनिक का सीधा मतलब होता है कितना टाइम्स है। हार्मोनिक का सीधा मतलब होता है क्या? nth हार्मोनिक मतलब होता है क्या? मतलब होता है हार्मोनिक का? nth हार्मोनिक का मतलब होता है इट इज n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। समझा? हार्मोनिक का मतलब समझा? ओवरटोन क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करेगी। ओवरटोन क्या है? इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक पॉसिबिलिटी है। जबकि हार्मोनिक क्या है? सिर्फ ये है कि कितना टाइम्स वो मल्टीप्लाइड है। ओके, तो ये बताओ, फंडामेंटल के बाद तो यही वाली पॉसिबिलिटी है ना, फर्स्ट। तो इसका Yes. मतलब सेकंड हार्मोनिक हमारी क्या बन जाएगी? overtone, फर्स्ट ओवरटोन बनेगी।
फर्स्ट ओवरटोन। तो बस यही गलती होती है थोड़ी सी, तो वो हम ध्यान दे सकते हैं। क्लियर? देखिए और चीजें क्लियर होती जाएंगी अगर मैं बात करूं क्या नेक्स्ट पॉसिबल मोड पे। नेक्स्ट पॉसिबल मोड से और क्लियरिटी आ जाएगी आपको। यार देखो ये मैं इसलिए इतना ज्यादा अच्छे से समझाने का ट्राई कर रहा हूँ बिकॉज आगे इसे 3-4 टाइम्स यूज होने वाला है, तो यहीं पे चीजों को क्लियर रखेंगे तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट पॉसिबल मोड देखें। नेक्स्ट पॉसिबल मोड, तो यार देखो एक वेव में पहले तो ये बन गई, ये हो गई वेव, पहला नोड मिल गया यहाँ पर λ/2, नेक्स्ट नोड मिला एक और लैम्डा पे, नेक्स्ट नोड और कहाँ पर मिलेगा 3 सेगमेंट पे मिलेगा ना। Yes, sir. सो नेक्स्ट पॉसिबल मोड मतलब क्या, स्ट्रिंग को बहुत टाइट रखना पड़ेगा आपको, और एक एल लेंथ की स्ट्रिंग में कितने वेव जनरेट हो जाएंगे, कितने सेगमेंट 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। समझा? यार बताएं क्लैरिटी है कि नहीं नेक्स्ट मोड। अब बताओ लेंथ कितनी हो गई है 3 λ/2। तो नेक्स्ट पॉसिबल मोड इसमें 3 सेगमेंट्स हैं, कितने हैं 3 seconds. इसलिए इसे बोलेंगे क्या थर्ड हार्मोनिक। और यहाँ पर काम की बात क्या है कि लेंथ किसके बराबर है इस बार, 3 lambda तो इसका मतलब लेमडा कितना है by 3 L. 2L/3। तो इसका मतलब V इज इक्वल टू क्या होगा F लेमडा। F क्या हो जाएगा इसका मतलब V बाई लेमडा। लेमडा की बात करें तो ये 2L/3, 3 ऊपर आ गया √T/μ। सो थोड़ा सा यार कुछ पैटर्न नोटिस करने का ट्राई करो, पैटर्न देखना यार कि इस बार F क्या हुआ, F इज इक्वल टू हुआ 3 टाइम्स ऑफ 2L इंटू √T/μ। यार पीछे वाले आंसर को अगर मैं नोटिस करूं, जब 2 सेगमेंट बने थे तो आंसर क्या आया था ये। तो इसे मैं ऐसा भी तो सोच सकता हूँ कि ये 2/2L लिखा है, बताओ। Yes. ये भी तो समझ सकता था ना मैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 में 2 आ रहा है और 3 में क्या आ रहा है 3. 3। तो बेसिकली सोचना ये है कि बिकॉज दोनों फिक्स्ड है और इसलिए नोड बनेगा, इसलिए लेंथ किससे रिलेटेड है λ/2 से। तो डेफिनेटली लेमडा की जगह पर क्या आ रहा है 2L, और सारे मोड पर एक एक फ्रिक्वेंसी टाइम्स बढ़ती जा रही है। तो डेफिनेटली ये क्या है हमारा, ये तो है हमारा थर्ड हार्मोनिक। क्या है Third half. हार्मोनिक। क्यों, क्योंकि इस बार F कितना है, इस बार F है 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, एंड थर्ड हार्मोनिक है बट इट इज अ नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। तो ये ओवरटोन में नंबर क्या होगा सेकंड ओवरटोन। अब आता है यहाँ पर फाइनल काम की बात, क्या nth हार्मोनिक। क्या nth हार्मोनिक वो क्या बनेगा। तो nth हार्मोनिक आप डायरेक्टली समझ गए क्या आएगी फ्रीक्वेंसी Fn, ये आएगी n/2L इंटू √T/μ। समझा या नहीं बताएं। Yes, sir. क्लियर हुआ। यस सर। ये हमारी क्या बन गई nth हार्मोनिक का डायरेक्ट हमारा आंसर हो गया। हम इसे लर्न करके रखेंगे। ये कितना होगा nth हार्मोनिक का मतलब होता है n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। क्या है ये n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, F. ठीक। और वेयर n की वैल्यूज क्या हो सकती है, यहाँ पर n की वैल्यूज 1. वेयर n कुछ भी हो सकता है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 लाइकवाइज। समझा या नहीं। अच्छा Yes, sir. सोचो अगर मैं nth ओवरटोन लिख दूं तब क्या आंसर आएगा। n-1/2. अरे n-1 लिखेंगे फ्रीक्वेंसी,
nth ओवरटोन, 7th ओवरटोन मतलब रियल में क्या होगा? 8th यस, nth ओवरटोन। इसका मतलब क्या होगा? बिकॉज ओवरटोन एक पीछे रहता है ना, तो हार्मोनिक क्या आएगा? n+1 हार्मोनिक क्या आएगा? समझा या नहीं? n+1, तो अगर nth ओवरटोन बोलेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? n+1 आएगी। समझा या नहीं? ये यार इसमें किसी को डाउट क्या? कोई यार बताएं, कोई डाउट क्या इसमें? ओके, तो ये थोड़ी सी चीजें थी जो हम ध्यान दे सकते हैं। डायरेक्टली अगर हमें क्या निकालना है, nth की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक, ये किसकी हमने बात की? फिक्स्ड की। अब चले बात कर लेते हैं स्ट्रिंग। यहाँ पर क्या था? स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। अब लिख लेते हैं स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड। नंबर 2, स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड। ठीक है, स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड मतलब क्या है? मतलब ये वो जो रॉड था ना वाइब्रेशन वाला, उसके जैसा कुछ है। स्ट्रिंग एक एंड पे फ्री है। सो डेफिनेटली ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्या फिक्स्ड एंड पे क्या बनता है? नोड। तो इसका मतलब फ्री एंड पे क्या बनेगा? तो सबसे फर्स्ट, वेरी फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि एक नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस? सबसे वेरी फर्स्ट कंडीशन, एक जैसे इसमें हमने बात की थी ना, एकदम इसमें हमने बात की थी वेरी फर्स्ट पॉसिबल मोड क्या हो जाएगा? फंडामेंटल मोड। तो वेरी फर्स्ट पॉसिबल मोड क्या बनेगा अगर एक एंड से फ्री है? तो क्या होगा? वेरी फर्स्ट पॉसिबल मोड, इस मोड को हम बोलते हैं क्या? फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड। तो देखें क्या देखेगा इसमें, यहाँ पर नोड रहेगा डेफिनेटली, और मुझे पता है कि एक एंटी नोड कितनी दूर पर मिल जाता है? लैम्डा बाई 4। इसका मतलब ये स्ट्रिंग ऐसे ऊपर जा रही होगी और ये नीचे आएगी। ये इसका सबसे लोअर फ्रिक्वेंसी का ऑसिलेशन हो जाएगा, जिससे ये पॉइंट क्या बन जाएगा? एंटी नोड। और ये पॉइंट क्या बन जाएगा? नोड। समझा? और बता रहे एक नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? कितनी होती है? लैम्डा बाई 2। अरे लोग क्या कर रहे हो यार? जब भी कभी नोड एंटी नोड हो तो वेव सोच लो यार। ये सारे नोड्स बनते हैं और ये एंटी नोड है। कितनी होगी? 4 होगी यार, लैम्डा बाई 4। चाहिए तो ये फिगर बना देता हूँ यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये फिगर बना देता हूँ। अब समझो यार, इस फिगर से नहीं समझे तो फिर क्या समझोगे यार? ये एंटी नोड होता है, ये नोड होता है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? लैम्डा बाई 4। क्लियर यार? बताएं। हाँ, तो इसका मतलब इस बार लेंथ किसके बराबर है? लैम्डा बाई 4 के बराबर। सो डेफिनेटली इस बार लैम्डा कितना होगा? 4L। तो अब यूज कर लेते हैं यार, बिकॉज V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ कितना आ गया? V बाई लैम्डा, और लैम्डा कितना है? 4L ना। सो एफ क्या आ गया? 1/4L रूट T बाई म्यू। और ये F0 बन गया, क्या बन गया? फंडामेंटल। तो कोई डाउट? वहां पर फंडामेंटल कैसी थी? 1/2 1/2L, और जबकि यहाँ पर 1/4L। ओके,
तो इसे याद रखें, ये क्या है हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को क्या बोला था हमने, एफ नॉट। और इसे बोला था कि इसे फंडामेंटल जो है उसी को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक। हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक। कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज ध्यान देना है। अच्छा यार अब बताओ किसका वाला फंडामेंटल ज्यादा था, फिक्स्ड का या फ्री का? फिक्स्ड का 2L था ना। सो यानी कि एफ नॉट ऑफ फिक्स्ड स्ट्रिंग, फिक्स्ड स्ट्रिंग ये कितना होता है, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ एफ नॉट ऑफ फ्री एट वन एंड। ये तो ये लाइन भी याद रहेगी ना यार, इसमें ज्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं, फॉर्मूला अगर याद है तो समझ जाओगे। डन। चले अब बना लेते हैं नेक्स्ट पॉसिबल मोड। क्या बना लेते हैं, नेक्स्ट पॉसिबल मोड। नेक्स्ट पॉसिबल मोड। अच्छा चलो नेक्स्ट पॉसिबल मोड अगर देखें तो क्या होगा। सो अपने पास ये तो फिक्स है कि ये स्ट्रिंग है, ये नोड है, ये एंटी नोड बनेगा यहाँ। तो अब यार नेक्स्ट एंटी नोड कहाँ पर मिलेगा, तो यार फिर से देखो, तुम लोग ऐसे तो बताओगे नहीं, तो मैं बना दूंगा वेव तुम लोग के लिए। ये बना दी वेव। अब ये हो गया नोड फिक्स है, ये पहला एंटी नोड है। बताओ नेक्स्ट एंटी नोड कहाँ मिलेगा अब, यही है ना एंटी नोड। तो ये डिस्टेंस अब कितनी है, सबको समझ आया ना कि ये डिस्टेंस कितनी है, 3 लैम्डा बाई 4। सो डेफिनेटली ये डिस्टेंस समझ आ गई आप लोग को, ये कितनी है 3 लैम्डा बाई 4। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर भी वही चीज होने वाली है, यहाँ पर भी एंटी नोड ही बनेगा। तो यहाँ पर भी इस तरीके का देखने को मिलेगा आपको। समझ आया कि नहीं। तो ये हो गया अपना नोड, ये नेक्स्ट एंटी नोड और ये नेक्स्ट एंटी नोड। तो इसका मतलब इस बार लेंथ क्या है, क्यों, क्योंकि फ्री एंड पे हमेशा क्या बनना चाहिए, एंटी नोड। हम क्यों एंटी नोड ढूंढ रहे हैं, सबसे पहले कुछ स्टूडेंट यही सोचेंगे सर एंटी नोड ही क्यों ढूंढ रहे हो आप। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम नोड ढूंढ रहे थे क्योंकि फिक्स्ड एंड था, अभी फ्री एंड है तो हम एंटी नोड ढूंढ रहे हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 लैम्डा बाई 4। तो इसका मतलब नेक्स्ट पॉसिबल मोड अगर देखें तो उसमें लेंथ कितनी है, 3 लैम्डा बाई 4। मतलब लैम्डा कितना आ जाएगा, 4 लैम्डा बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी है 4L बाई 3। सो बेसिकली 3 ऊपर जाएगा ना, तो F इज इक्वल टू कितना आएगा 3 बाई 4L रूट टी बाई म्यू। अब प्रॉब्लम देखो, अब ये फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल की कितनी टाइम्स हो गई, हम्म 3/2। नहीं यार, फंडामेंटल 4 है इस वाले की, डायरेक्टली 3 टाइम्स हो गई। तो याद है ना कि ये थर्ड हार्मोनिक बन जाएगा, बट इसका मतलब थर्ड हार्मोनिक का मतलब एफ कितना है 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। बट याद रखो कि यही तो हमारी फंडामेंटल के बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब ये हमारी क्या बन जाएगी, फर्स्ट ओवरटर्न। फर्स्ट ओवरटर्न। इसका मतलब गड़बड़ हो रहा है यार। इसका मतलब ये है कि सेकंड हार्मोनिक अवेलेबल ही नहीं है फ्री स्ट्रिंग में। तो इसलिए ऐसा इंस्ट्रूमेंट में फ्री स्ट्रिंग यूज नहीं करते हैं ज्यादा कभी, समझा ना। क्योंकि ऐसे में तो बहुत सारे हार्मोनिक्स तो मिस ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्टार मार्क करके क्या
second harmonic is not present in vibration of free string free at one end. Clear ना? Yes. अच्छा, चलो अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं। क्या देख लेते हैं? नेक्स्ट पॉसिबल मोड, नेक्स्ट पॉसिबल मोड। तो देखिए नेक्स्ट पॉसिबल मोड क्या हो जाएगा। तो यार मैं फिर से वही वेव बना के आपको समझाऊंगा, तभी आपको समझ आएगा, वरना आपको विजुअलाइज नहीं होती चीजें। ये स्ट्रिंग थी हमारे पास, अब मैंने यहाँ पर वेव बना के बता दिया कि यार ये वेव बना डाली मैंने पूरी। ठीक, अब आप बताओ यार, ये नोड है, नेक्स्ट एंटी नोड मिला यहाँ पर, नेक्स्ट एंटी नोड यहाँ पर, फिर नेक्स्ट एंटी नोड कहाँ मिलेगा? यहाँ पर ना। तो λ/4 के कितने सेगमेंट आ गए यहाँ पर? 1 5 2 3, ये λ/4 के मैं काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, 4 और ये नेक्स्ट 5। सो टोटल λ/4 के 5 सेगमेंट आ जाएंगे, और यही नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा कहीं और पर एंटी नोड पहले नहीं मिल सकता। तो कितना हो गया? 5 λ/4। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको दिखेगा ओके, इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर बनेगा क्या? एंटी नोड। क्लियर? सो ये हो गया अपना नोड, फर्स्ट एंटी नोड, सेकेंड एंटी नोड, और ये थर्ड पॉसिबिलिटी है बिकॉज यहाँ पर एंटी नोड बनाना है। और हमें पता है ये डिस्टेंस कितनी आ गई है हमारी? 5 λ/4। सो इस पॉसिबिलिटी में क्या होने वाला है? देखो लेंथ किसके बराबर है? हाँ, सो अगर यहाँ से f निकालेंगे, बिकॉज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, f इज इक्वल टू क्या होगा? e बाई लैम्डा। लैम्डा को कितना लिखा हमने? 4l/5। तो 5 ऊपर आ जाएगा ना। f इज इक्वल टू क्या आ गया? 5/4l √t/μ। और देखो जैसे ये 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल दिख रहा था, अब ये कितना दिख रहा है? 5 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। मतलब ये क्या है? फिफ्थ हार्मोनिक। तो इसका मतलब f कितना है इसका? 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। बट दिस इज द नेक्स्ट पॉसिबल केस, तो इसलिए इसका ओवरटोन क्या रहेगा? सेकेंड ओवरटोन। क्लियर? तो इसका मतलब फोर्थ वाली हार्मोनिक कहाँ गई? नहीं है। सो फोर्थ हार्मोनिक इज नॉट प्रेजेंट। तो अगर मैं इसका डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना चाहूँ nth हार्मोनिक का, तो आप एकदम समझदार हैं, कोई सोचने वाली बात यहाँ पर नहीं है। हम डायरेक्टली लिखना चाहेंगे, देखें पीछे हमने कैसे लिखा है। इसके पहले nth ओवरटोन एंड हार्मोनिक। चलो ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ क्या, कि अगर हम लिखना चाह रहे हैं क्या nth हार्मोनिक, क्या nth हार्मोनिक, तो देखो क्या फंक्शन आएगा, बताओ nth हार्मोनिक क्या आ जाएगा? डायरेक्टली f इज इक्वल टू आ जाएगा n/4l √t/μ। बस एक कंडीशन रहेगी, एक कंडीशन क्या रहेगी? वेयर n क्या हो सकता है? ऑड नंबर। तो ये याद रखना है कि यहाँ पर सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होती हैं, वेयर n इज इक्वल टू 1 3 5 7 लाइकवाइज। तो अगर मैंने कह दिया कि चलो थर्ड ओवरटोन बताओ या फिफ्थ ओवरटोन, nth ओवरटोन, तो nth ओवरटोन मतलब कौन से नंबर का ये रहेगा? हार्मोनिक। तो लॉजिक लगाओ, इसे क्या बोल रहे हैं हम? 1, इसे 2, इसे 3। तो इसका मतलब nth ओवरटोन का मतलब कौन से नंबर का हार्मोनिक है? n-2
अरे नहीं भाई, क्या nth मतलब थर्ड मतलब कौन सा हार्मोनिक होना चाहिए? वो 7। 2 मतलब आना चाहिए 5। तो नहीं समझ पा रहे हो क्या फंक्शन बनेगा? 2n 2n+1 nth ओवर 2 उनका मतलब है 2n+1 हार्मोनिक। क्लियर? यार ये समझो, या लिखूं इसमें फंक्शन बना के? समझ गए ना यार, इतनी छोटी सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है भाई। तो ये काम बन गया क्या? इसका मतलब कभी अगर ओवरटोन पूछेगा तो डायरेक्टली निकाल सकते हो क्या? 2n+1 बाई 4r into t by mu। क्लियर ना? पता है? तो बताइए, हार्मोनिक और ओवरटोन समझ आया कि नहीं? यस। तो अभी लॉजिक एकदम क्लियर है, लॉजिक एकदम क्लियर है, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर फ्री एंड है तो इस तरीके की रहेगी, और अगर फिक्स्ड है तो सारी अवेलेबल रहेंगी। कोई डाउट क्या? और सिर्फ दोनों के फॉर्मूले में चेंजेस आने वाला है। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। ओके, ठीक है, चले। तो अभी थोड़े से एग्जांपल, कुछ रिलेटेबल एग्जांपल मैं एक दो ही दूंगा, सिंपल सी बात है। क्या बात कर लेते हैं? सपोज सम ओके, सपोज ये दिया हुआ है। सो देन फाइंड इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्लियर? एंड find the string arrangement which may give same results। मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी अगर स्ट्रिंग में से देखोगे तो किस टाइप से आपको उसे फिक्स करना पड़ेगा कि ये वाले रिजल्ट आ जाए। तो बात आई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। किसकी बात आई पहले? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। तो यार फंडामेंटल तो आपको ऑलरेडी पता है ना, कि सारी फ्रीक्वेंसीज फंडामेंटल के टर्म में ही चलती है ना। f0, 2f0, 3f0 लाइकवाइज ऐसे ही होती है ना। Yes. तो इसका मतलब दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस क्या होगा? f0। लेकिन इसमें देखो, इसमें कितना होगा दो कंसेक्यूटिव के बीच का? 2f0। सो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि जरूरी नहीं है कि आप डिफरेंस करके ये आंसर बताएं। ओके, यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूं। क्या? डिफरेंस between two consecutive frequencies क्या होता है? अगर वो फिक्स्ड एंड है, तो क्या आता है?
डिफरेंस एफ नॉट क्या आता है, एफ नॉट, क्योंकि सारे हार्मोनिक अवेलेबल है। और अगर फ्री एंड है तो क्या आंसर आता है, तो ये होता है 2f नॉट। तो डेफिनेटली ये है कि आप डिफरेंस करके तो आंसर नहीं बता सकते। ये बात समझ आई या नहीं? आंसर को सब्ट्रैक्ट करके नहीं बताना कि आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया और आंसर हो गया। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूँ, क्या फ्रीक्वेंसी डिफरेंस क्या चेक करूँ, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना हो जाएगा, 595 माइनस 425 कितना आया, कितना हुआ टोटल, ये 170। ठीक है, अभी नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरा, सो 765 माइनस 595, इसका डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, 170। सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या आप बोल सकते हो क्या कि 170 एफ नॉट है, तो याद रख देना ये नहीं है, नॉट श्योर। क्यों? बिकॉज 2f नॉट भी हो सकता है या फिर f नॉट भी हो सकता है, डिपेंड करेगा सिचुएशन में। तो बेस्ट मेथड इज क्या कि हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेशियो। सो सर्टेन मेथड क्या है और एक्यूरेट मेथड क्या रहेगा, टू चेक रेशियो क्या रहेगा, टू चेक रेशियो। ठीक है, सो रेशियो चेक करो, थोड़ा सा टफ रहेगा बट आपको समझना पड़ेगा, रेशियो देखना पड़ेगा। सो कितना है, 425 595, 425 एंड 595। बताओ पहले 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 5 से डिवाइड करें 8, 5 इसे डिवाइड करें 1 1 9। अब बताओ ये डिवाइड होगा क्या किसी से, सोचो यार थोड़ा, 17। थोड़ी मैथ आनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ी मैथ आनी पड़ेगी तभी पॉसिबल है। आगे ये 17 से डिवाइड होगा, 17 से कितना टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 5/7। 5/7। हाँ, इसे डिवाइड कर लेते हैं, 5 5 5 कितना आ जाएगा ये, 7/9। 7/9। सो डेफिनेटली रेशियो क्या है इसका मतलब, नहीं, So 155. 153 153 आएगा। 153। 153. हाँ ठीक है, तो इसका मतलब रेशियो क्या हो जाएगा अपना, 5/7/9। सो इसका मतलब डेफिनेटली वो जो डिफरेंस था वो कितना था, 2. 2f नॉट। सो इसका मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इज 2f नॉट विच इज 170। सो f नॉट कितना आ गया, 85 हर्ट्ज। ठीक, समझ आया कि नहीं? Yes, sir. तो इस तरीके से यार अपन इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। बस ये कि लर्न होना चाहिए, सारा आइडिया आपको माइंड में होना चाहिए कि एफ नॉट मतलब क्या पूछ रहा है, किसके एफ नॉट में क्या रहता है। तो चले यार रिवाइज कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। फिक्स्ड एंड की फ्रीक्वेंसी क्या आती है, सबको लर्न हुआ कि नहीं, 1/2. n/2l। ओके,
और फ्री एंड की क्या आती है, n अपॉन 4l। अब याद कैसे रखना है इसे, हमेशा लर्न कैसे रखना है, लर्न रखना है कि फिक्स्ड एंड पे λ/2 बनता है, क्या बनता है, इसलिए यहाँ पर 2 आता है। और फ्री एंड पे λ/4 होता है ना, नोड और एंटी नोड के बीच का गैप, तो इसलिए यहाँ पर क्या आता है 4। अब प्रॉब्लम ये कि सेगमेंट सारे मिल सकते हैं लेकिन नोड नेक्स्ट स्टेप में ही मिलता है, तो इस पे 1 2 3 सारे हार्मोनिक अवेलेबल होते हैं, जबकि यहाँ पर n क्या होता है 1 3 5, ये टाइप। 2n plus 1। ठीक, तो जल्दी से इसे 1 मिनट में रिवाइज कर लो कि सही है या नहीं, याद हुआ है या नहीं ये चीज। क्लियर है ये पूरा? ठीक है, चले यार फिर काफी है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ये दोनों अगर याद रखे तो साउंड वाला भी तुरंत हो जाएगा, और 2 छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है वो भी सीख लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। सो कल इवनिंग में आफ्टर द लेक्चर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे इसके स्टैंडिंग वेव के। ओके, क्लियर सब लोग? ओके, ठीक है, चले यार फिर आज के लिए इतना काफी है। ध्यान दें, थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, कुछ डाउट रहे तो बता देंगे। ओके ओके ओके, देन बाय बाय एवरीवन। Bye. बाय सर। Bye, sir.